बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे नूतन प्रस्तर युग। अभी तक अपने अपन ने पढ़ा वैदिक और उसके पहले की सभ्यताओं का आर्थिक जीवन। और इसमें पुरातन प्रस्तर सभ्यता पढ़ा, मध्य प्रस्तर युग पढ़ा। अब आप पढ़ेंगे अपन नूतन प्रस्तर युग। तो नूतन प्रस्तर युग में मनुष्य शिकारी के स्थान पर कृषक और पशुपालक बनकर किसी निश्चित स्थान पर बस जाता है और धीरे धीरे ग्रामों और नगरों का विकास प्रारंभ करता है। फिर मकानों में रहने लगता है और वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर अपना जीवन व्यतीत करता है। पश्चिमी एशिया के अनेक प्रदेशों में इस युग के बहुत से महत्वपूर्ण अवशेष मिलते हैं, जिनसे इस काल के मनुष्य की सभ्यता के संबंध में विशद रूप से प्रकाश पड़ता है। पर भारत में अभी नूतन प्रस्तर युग के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वे बहुत महत्व के नहीं हैं, बहुत ही महत्व के नहीं है। तो धातुओं के उपयोग का प्रारंभ होने से पूर्व भारत में एक ऐसा युग था जब इस देश के बड़े भाग में नूतन प्रस्तर युग की सभ्यता विद्यमान थी। यद्यपि इस युग के अवशेष भारत में उतनी प्रचुरता में उपलब्ध नहीं हुए हैं जितने कि पश्चिम एशिया के विविध क्षेत्रों में मिले हैं। तथापि इस सभ्यता की सत्ता में कोई संदेह नहीं है। अब से कोई 10,000 साल पहले यह सभ्यता भली भांति विकसित हो चुकी थी और बाद में धातुओं का उपयोग शुरू होने पर यही सभ्यता धातु युग में परिवर्तित हो गई। सिंधु नदी की घाटी में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में जिस प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं वे इतनी नूतन प्रस्तर युग की सभ्यता का विकसित रूप थी। यद्यपि उस काल में कांसे और तांबे का प्रयोग शुरू हो गया था। पुरातन प्रस्तर युग में जबकि मनुष्य किसी एक स्थान पर स्थिर रूप से निवास नहीं करता था, सभ्यता के क्षेत्र में आर्थिक उन्नति हो सकना संभव नहीं था। पर जब मनुष्य ने बस्तियां बसाकर एक स्थान पर रहना शुरू किया और शिकार के बजाय कृषि और पशुपालन द्वारा जीवन निर्वाह करना प्रारंभ किया, तो सभ्यता के मार्ग पर वह बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ने लगा। यही कारण है कि नूतन प्रस्तर युग का मानव इतिहास में बहुत अधिक महत्व रखता है। कृषि और पशुपालन का आश्रय लेकर मनुष्य ने पहले किसी प्रदेश में अपनी स्थायी बस्ती बसानी शुरू की। इस विषय पर सब विद्वान एकमत नहीं है, पर बहुत संख्यक विद्वानों का यह विचार है कि नूतन प्रस्तर युग का प्रारंभ पश्चिमी एशिया में हुआ। एशिया माइनर, ट्रांस काकेशिया, ईरान, तुर्किस्तान और अफगानिस्तान ऐसे प्रदेश हैं जहाँ जो प्राकृतिक रूप में उत्पन्न होता है। इराक और पश्चिमी ईरान में वह अनाज भी प्राकृतिक रूप में उत्पन्न होता था जो आगे चलकर गेहूं के रूप में विकसित हुआ। इस दशा में यह सर्वथा स्वाभाविक था कि पश्चिमी एशिया के इन देशों में विचरण करने वाले पुरातन प्रस्तर युग के मनुष्य इस बात के लिए प्रवृत्त हो कि इन अनाजों को एकत्रित कर उन्हें भोजन के लिए प्रयुक्त करें, क्योंकि इन प्रदेशों में ये अन्न प्राकृतिक रूप में उत्पन्न होते थे। अतः यहीं पर उनकी खेती करने की प्रवृत्ति भी मनुष्य में उत्पन्न हुई होगी। शुरू में मनुष्य किसी एक स्थान पर स्थिर रूप से खेती नहीं करता था। जिन खेतों में वह इस साल खेती करता उन्हें अगले साल पड़ता छोड़ देता था। उस युग में जनसंख्या कम थी और जमीन बहुत अधिक थी। इस दिशा में प्रतिदिन शिकार की आवश्यकता नहीं थी। वह जब चाहे अपने पालतू पशुओं को भोजन के लिए प्रयुक्त कर सकता था। साथ ही वह इन पशुओं के दूध, खाल व ऊन को भी अनेक प्रकार के कार्यों में उपयोग में ले सकता था।
मनुष्य ने पुरातन प्रस्तर युग से आगे बढ़कर किसी प्रकार नूतन प्रस्तर युग में प्रवेश किया। इसका उत्तम उदाहरण उपलब्ध है कि पैलेस्टाइन में वादी तरफ नाम का एक स्थान है जहाँ पर किसी प्राचीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त है। इस सभ्यता के लोग गुफाओं में निवास करते थे और शिकार द्वारा अपना आहार प्राप्त करते थे। वादी एल नतफ की इन प्राचीन गुफाओं में जहाँ शिकार के लिए प्रयुक्त होने वाले पत्थर और हड्डियों के औजार मिलते हैं, वहीं साथ ही ऐसी दरातियाँ भी मिलती है जो अनाज काटने के लिए प्रयुक्त होती थी। खेती के लिए काम आ सकने वाले अन्य प्रकार के उपकरण भी यहाँ मिलते हैं जो पत्थर व हड्डी के बने हुए हैं। अनाज को कूटकर आटा बनाने के उपकरण भी यहाँ मिलते हैं। प्राचीन युग के इन अवशेषों से यह भली भांति अनुमान किया जा सकता है कि वादी एल नतफ की गुफाओं में निवास करने वाले लोग शिकार के साथ साथ कृषि में भी प्रवृत्त हो रहे थे और धीरे धीरे उस सभ्यता की ओर अग्रसर हो रहे थे जिसे हम नूतन प्रस्तर युग की सभ्यता कहते हैं। वादी एल नतफ के इन अवशेषों को कम से कम 5000 ईस्वी पूर्व का माना जाता है। नूतन प्रस्तर युग के मनुष्य की आजीविका के मुख्य साधन कृषि और पशुपालन थे। खेती के लिए वह पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था। उसके हल, दराती, कुल्हाड़े, हथौड़े आदि सब उपकरण पत्थर के होते थे। शुरू में वह स्वयं अपने हाथ से जमीन खोदता था, पर समानांतर में उसने ये जान लिया था कि बैलों व घोड़ों का प्रयोग हल चलाने के लिए किया जा सकता है। नूतन प्रस्तर युग के अंतिम दिनों तक मनुष्य ने केवल हल के लिए बैलों व घोड़ों का प्रयोग करने लगा था, अपितु गाड़ी चलाने के लिए भी इन पशुओं का उपयोग जान गया था। उसकी गाड़ियाँ लकड़ी की बनी होती थी। पत्थर के बने औजारों से वह लकड़ी काटता था और उन्हीं की सहायता से हल, गाड़ी आदि का निर्माण करता था। अब उसके निवास स्थान गुफाएं और खाल के बने तंबू न होकर लकड़ी, पत्थर व मिट्टी के बने मकान हो गए थे। जिन प्रदेशों में लकड़ी, फूस आदि की सुविधा थी, वहाँ वह लकड़ी के मकान बनाता था। अन्य स्थानों पर कच्ची मिट्टी या पत्थर मकान बनाने के काम में लाता था। उसके छोटे छोटे गांव होते थे। यूरोप और पश्चिमी एशिया में नूतन प्रस्तर युग के गांवों के जो अवशेष मिले हैं, उनका रकबा 1 से 5 एकड़ तक होता था। इन अवशेषों के अध्ययन से ही प्रतीत होता है कि एक गांव में प्राय 25 से लगाकर 35 तक मकान हो रहते थे। इन मकानों में अनाज को जमा करने के लिए बड़े बड़े गोदाम बनाए जाते थे। अनाज के ये गोदाम कच्ची मिट्टी के बने होते थे। भारत के वर्तमान गांवों में भी इस प्रकार के गोदाम विशेष महत्व रखते हैं और प्रत्येक किसान के घर में उनकी सत्ता अनिवार्य होती है। पुरातन प्रस्तर युग के गांवों में सामूहिक जीवन की भी सत्ता थी। पश्चिमी यूरोप और बाल्कन प्रायद्वीप में उपलब्ध हुए इस युग के गांवों के अवशेष से यह सूचित होता है कि बहुत से गांवों के चारों ओर खाई व मिट्टी की मोटी दीवार भी बनाई गई थी। इस किलेबंदी का प्रयोजन संभवतः शत्रुओं से अपनी रक्षा करना होता था। ये खाइयाँ, दीवार और गांव के बीच की सड़कें व गलियों किसी एक व्यक्ति की संपत्ति न होकर सारे गांव की सम्मिलित संपत्ति होती थी और उनका निर्वहन भी ग्रामवासियों के सामूहिक प्रयत्न द्वारा ही होता था। इस दिशा में यह सर्वथा स्वाभाविक है कि गांव के लोगों में एक प्रकार का संगठन भी विद्यमान था।
पुरातन प्रस्तर युग में मनुष्य शिकार के लिए टोलियां बनाकर विचरण करते थे। ये टोलियां ही इस नूतन प्रस्तर युग में ग्रामों के रूप में बसी गई थी। इन टोलियों का संगठन इस युग में और भी अधिक विकसित हो गया था। शिकारी टोली का मुखिया अब ग्राम का नेता या ग्रामीण बन गया था। ये ग्रामीण संपूर्ण ग्रामवासियों पर एक प्रकार का शासन रखता था। यह सहज में कल्पित किया जा सकता है। मिट्टी के बर्तन बनाने की कला मध्य प्रस्तर युग में ही प्रारंभ हो चुकी थी। नूतन प्रस्तर युग में उसने बहुत उन्नति की। पहले बर्तन हाथ से बनाए जाते थे, अब कुम्हार के चाक का आविष्कार हुआ और चाक का उपयोग कर सुंदर व सुडौल बर्तन बनने लगे। इन बर्तनों पर अनेक प्रकार की चित्रकारी भी शुरू हो गई और बर्तनों को सुंदर रंगों द्वारा सुशोभित भी किया जाने लगा। ये बर्तन आग में पकाए जाते थे और इनके बहुत से अवशेष नूतन प्रस्तर युग के खंडरों में उपलब्ध हुए हैं। सभ्यता के विकास के साथ साथ नूतन प्रस्तर युग के मनुष्यों में श्रम विभाग का भी प्रारंभ हुआ। अति प्राचीन युग में श्रम विभाग का प्राय अभाव था। उस समय यदि कोई श्रम विभाग था तो वह पुरुष और स्त्रियों में था। पुरुष प्राय शिकार करते थे और स्त्रियां जंगली अनाज को एकत्रित कर उसका उपयोग करती थी। पर अब नूतन प्रस्तर युग में बढ़ई, कुम्हार आदि के रूप में ऐसे शिल्पियों की पृथक श्रेणियां विकसित होनी शुरू हुई जो खेती न करके शिल्प द्वारा ही अपनी जीविका कमाते थे। नूतन प्रस्तर युग में व्यापार की भी उन्नति हुई। एक ग्राम में रहने वाले लोग परस्पर अपनी वस्तुओं का विनिमय करते थे। बढ़ई या कुम्हार अपने शिल्प द्वारा तैयार की गई वस्तु के बदले में किसान से अनाज प्राप्त करते थे। उस युग में वस्तुओं के विनिमय के लिए मुद्रा की आवश्यकता नहीं थी। मुद्रा के अभाव में भी लोग अपनी वस्तुओं का विनिमय करने में समर्थ होते थे। व्यापार का क्षेत्र केवल ग्राम ही नहीं अपितु दूरवर्ती ग्राम आपस में भी व्यापार किया करते थे। यूरोप और पश्चिम एशिया के भग्नावशेषों में अनेक ऐसी वस्तुएं प्राप्त हुई है जो उस प्रदेश में उत्पन्न ही नहीं हो सकती थी और जिन्हें अवश्य किसी सुदूरवर्ती प्रदेश से व्यापार द्वारा प्राप्त किया गया था। यह विदेशी व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केवल विशिष्ट वस्तुओं के लिए ही होता था। वैसे प्रत्येक गांव अपनी आवश्यकताओं को स्वयं पूरा करने का प्रयत्न करता था। उस युग में मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत कम थी और उन्हें अपने प्रदेश में ही पूरा कर सकना सर्वथा संभव था। वस्त्र बनाने की कला भी इस युग में अच्छी उन्नति की। ऊन और रेशम के वस्त्र मध्य प्रस्तर युग में भी शुरू हो चुके थे। अब उनका निर्माण करने के लिए बाकायदा ताकुओं और खड़ियों का प्रयोग हुआ। तकुए पर सूत काट कर उसे खड़ी पर बुना जाता था और नूतन प्रस्तर युग का मनुष्य सर्दी गर्मी से बचने के लिए पशु चर्म के वस्त्रों पर आधारित न रहकर ऊन और रेशम के सुंदर वस्त्रों को धारण करता था। वस्त्र के निर्माण के लिए कपास का प्रयोग इसी युग में प्रारंभ हुआ था या नहीं, ये विषय अभी संदिग्ध है।